नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आया, एक आदेश आया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ये कहा गया कि आप जो स्ट्रक्चर है ज्ञानवापी में, आप उसका साइंटिफिक सर्वे करिए। और यही मांग हिंदू पक्ष लगातार कर रहा था। ये एक ऐसी खबर थी जिस पर बहुत डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा इस खबर को आपको समझना चाहिए, खास तौर पर यह देखते हुए कि हिंदू हमेशा ये कहते आए हैं कि अयोध्या, काशी, मथुरा उनकी फेथ के सेंटर में है। और क्योंकि इन्हें कहीं और रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, तो जो यहाँ पर मंदिर हैं उनका पुनर्स्थापना होनी चाहिए, पुनरुत्थान होना चाहिए। अयोध्या में हम रामलला का मंदिर बनते हुए देख ही रहे हैं। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन हैं, स्पेशल गेस्ट हैं हमारे। और इन्होंने ही ज्ञानवापी में अगर मैं बात करूं तो हिंदू पक्ष की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूंगी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें समझाएं कि ये जो साइंटिफिक सर्वे, वो स्ट्रक्चर जिसे हिंदू पक्ष आप शिवलिंग कहते हैं, मुस्लिम पक्ष फव्वारा फाउंटेन कहता है, ये खबर, ये आदेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कौन से सवालों के जवाब मिलेंगे? देखिए, अगर आप मुझे थोड़ा-सा समय दें तो मैं इसको ज़रा पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूँ, थोड़ा-सा इसका लीगल बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि ये बात यहाँ तक क्यों उभर के आई। जैसे कि आप जरूर। सब जानते हैं कि हमने पहले सूट फाइल किया था। खसरा नंबर 9130 वो खसरा नंबर है जहाँ पे इस समय ज्ञानव्यापी तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद स्थित है। इसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में खसरा नंबर 9130 कहते हैं। इस खसरा नंबर के ऊपर हमने पूजा का अधिकार माँगा था और 5 महिलाओं ने ये सूट फाइल किया था वाराणसी की सिविल कोर्ट में और ये माँग की थी कि इसके अंदर जितने विजिबल और इनविजिबल देवता मौजूद हैं, उनकी हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। जब ये सूट हमने फाइल किया था तो सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी ने 6 और 7 मई और 14, 15 और 16 मई, जो करीब आज से 1 साल पहले था, 6, 7 मई, 14, 15, 16 मई 2022 को उन्होंने आदेश पारित किया कि आप वहां पे ताला तोड़ के या जैसे भी आप वहां पे कमीशन की कार्रवाई कंप्लीट करिए। क्योंकि हमने अपनी पिटीशन में मांग की थी कि तथाकथित मस्जिद के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से देवता विराजमान है और प्रत्यक्ष रूप से भी देवता विराजमान है, जिनकी हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। इसलिए उस बात को असरटेन करने के लिए कमीशन की कार्रवाई जारी की गई थी। 16 मई 2022, ठीक आज से 1 साल पहले, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, सोमवार का दिन था, जब हमें उस तथाकथित मस्जिद के अंदर वजू टैंक में शिवलिंग बरामद हुआ। उसी दिन, सेम दिन, हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय से उस एरिया को सील करा दिया कि उस इंपॉर्टेंट केस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। इस सीलिंग के ऑर्डर के अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा और 20 मई 2022 का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्रूशियल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरा केस, इस मामले की गंभीरता को, इंपॉर्टेंस को देखते हुए, जहां पे 2 समुदाय इन्वॉल्व हैं, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए, हम ये पूरा केस सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय से डिस्ट्रिक्ट जज महोदय क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इस केस का ट्रायल एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर करें। और उन्होंने 20 मई के ऑर्डर में लिखा कि इस केस का पूरा ट्रायल, सारी एप्लीकेशन, सारी चीजों का निस्तारण डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लास्ट ईयर समर हॉलीडेज हो गई और उसके बाद 21 जुलाई 2022 को हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी कि इस पूरे एरिया का जो सील्ड एरिया है, वजू टैंक है, और पूरे परिसर का एएसआई जांच कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी हमने ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ भेजा हुआ है, तो आप अपनी रेमेडीज एज पर लॉ लीजिए और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल करिए। इसके बाद सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में यह प्रावधान है कि आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, और उसी ऑर्डर के, उसी लॉ के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन मूव की और ये मांग की कि ये जो शिवलिंग हमें सर्वे के दौरान मिला है, इस शिवलिंग की प्रकृति, इसकी एज, इसका लेंथ, इसका ब्रेथ, ये सारी चीजें पता लगाई जाए। आपको जान के हैरानी होगी अदिति जी कि जब हमने ये एप्लीकेशन लगाई तो अंजुमन इंतजामिया ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ये शिवलिंग है, ये फाउंटेन है, ये शिवलिंग नहीं है और इसकी कोई भी जांच नहीं होनी चाहिए।
ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 14 अक्टूबर 2022 को हमारी इस मांग को खारिज कर दिया और अपने ऑर्डर में यह फाइंडिंग दी कि किसी भी तरह की साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। हम्म, हम्म, और मैं यहां पे एक बात और बताना चाहता हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने एएसआई को कॉल अपॉन नहीं किया, एएसआई से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी, एएसआई से कोई ओपिनियन नहीं मांगी। बिना एएसआई से ओपिनियन मांगे हुए ऑन अजम्पशंस ये अज्यूम कर लिया कि कोई भी साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी और हमारी पिटिशन, हमारी एप्लीकेशन ऑर्डर 26 रूल 10A में रिजेक्ट कर दी। इस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने 1 नवंबर 2022 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन पिटिशन फाइल किया जिसका सिविल रिवीजन नंबर 114 ऑफ 2022 और 4 नवंबर को उसकी सुनवाई हुई। 4 नवंबर को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया कि आप बताइए कि यहाँ पे आप कैसे जांच कर सकते हैं और बाकी सारे पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया। अंजुमन इंतजामिया ने इस पिटिशन में भी काउंटर एफिडेविट फाइल करके अपना कड़ा विरोध जताया और कहा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली अंतोगत्वा मैटर ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में परसों 11 मई 2022 को सुनवाई हुई। एएसआई ने इतने दिनों के बाद अपनी रिपोर्ट सील कवर में कोर्ट के सामने सौंपी। कोर्ट ने उसको कोर्ट में ही कहा कि आप इसको सील कवर को खोलिए। सील कवर में रिपोर्ट पेश करने का कोई ऑर्डर नहीं है, आप इसको विष्णु शंकर जैन साहब को हैंडओवर करिए जो इसको अध्ययन करेंगे। और इस मामले की अगली सुनवाई 12 तारीख जो कि कल थी उसको कोर्ट ने निर्धारित किया। और जब एएसआई की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, मैं अभी इस ऑर्डर के मायने और एएसआई की रिपोर्ट बताना चाहता हूं और कुछ जी, एस्पेक्ट्स बताना चाहता हूं जो इस मामले में और क्लैरिटी देंगे। तो बिल्कुल। एएसआई के जितने एक्सपर्ट्स हैं, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, बीएसआईपी लखनऊ और इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर जो फॉर्मली उसे हम ये भी कहते थे, फॉर्मली न्यूक्लियर साइंस सेंटर भी कहा जाता था इसे। तो ये सारे साइंटिस्ट ने ओपिनियन दी जिसमें सारे साइंटिस्ट ने ये कहा कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए, सॉइल स्ट्रेटोग्राफी के जरिए, बरियल टेक्निक्स के जरिए, एएमएस टेक्निक्स के जरिए, एक्सआरडी रेडार्स के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि शिवलिंग का क्या स्वरूप है, क्या लेंथ और ब्रेथ है, क्या नेचर है और इसमें शिवलिंग को कोई भी क्षति पहुंचेगी नहीं क्योंकि ये सारी चीजें नॉन डिस्ट्रक्टिव है जिसमें सैंपल नहीं लिया जाएगा। अब मैं कुछ इसकी लेयर्स में जाना चाहता हूं। जब ये सर्वे होगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है, जब ये सर्वे होगा तो ये जितने साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये ओपिनियन दी है कि पहले वो जगह का स्पॉट इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। जैसे कोई मरीज को देखने के लिए डॉक्टर कहता है कि पहले एक बार मैं उसको 1 to 1 मिलकर उसका डायग्नोसिस कर लूं, उसके बाद मैं फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो उसी तरह से इन सारे साइंटिस्ट ने ओपिनियन दी है कि हम सारे साइंटिस्ट वहां पे स्पॉट इंस्पेक्शन करना चाहते हैं और स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी वो हम तय करेंगे। पर इन प्रिंसिपल उन्होंने ये सारी टेक्निक्स कोर्ट के सामने रखी हैं। अब जब ये सर्वे होगा, साइंटिफिक सर्वे होगा, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया है कि साइंटिफिक सर्वे होगा और जो डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला था उसको रिवर्स कर दिया, उसको सेटिसाइड कर दिया है और ये होल्ड ठीक। किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने बिना कोई एएसआई की ओपिनियन के, बिना कोई रिपोर्ट मंगाए हुए, ऑन एजम्पशंस एंड प्रीमाइसेस एंड कंजेक्चर्स आपने अज्यूम कर लिया कि शिवलिंग डैमेज हो जाएगा, इसलिए उस ऑर्डर को 14 अक्टूबर के सेटिसाइड कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की अलाउ कर दी है। अंजुमन इंतजामिया का जो ऑब्जेक्शन था उसको खारिज कर दिया है और कहा है कि अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा ये बात उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के ऊपर छोड़ी है और एएसआई के वकील को भी कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में 22 मई को अपीयर होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको आगे विष्णु जी, मैं वो सारे पहलू आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम यहाँ पर साइंटिफिक सर्वे की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन का जवाब चाह रही थी क्योंकि हमारे दर्शक जो होंगे उन्हें कंफ्यूजन ना हो। पिछले पिछले साल भी एक सर्वे हुआ था और ये साइंटिफिक सर्वे की बात की जा रही है। ये सर्वे, जो साइंटिफिक सर्वे जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है कि आप उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो कि उस सर्वे के दौरान मिला। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे दर्शकों को ये क्लैरिटी दे सकें कि पिछले साल जो सर्वे हुआ ज्ञानवापी का और ये सर्वे, साइंटिफिक सर्वे, स्ट्रक्चर का सर्वे, हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग कहता है, मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा कहता है, ये दोनों सर्वे किस तरह से अलग है? देखिए, बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और इसका मैं आपको सीधा जवाब देता हूं बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में।
पहले जो हमने सर्वे किया था वो एडवोकेट कमीशन का सर्वे था। उसमें एडवोकेट कमीशन की टीम गई थी और उनका सिर्फ इतना काम था कि वो जो उस एरिया की वस्तु स्थिति है, एग्जैक्ट स्पॉट पोजीशन जो है, एज इट इज जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करें, वहां पे क्या पोजीशन है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करें। किसी भी तरह की स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ या किसी भी तरह की आर्टिफिशियल वॉल को तोड़ के अंदर जाने का आदेश हमें नहीं मिला था। तो हमारा जो कोर्ट का हमें मैंडेट था वो बड़ा स्पष्ट था कि आप उस जगह की वस्तु स्थिति हमें बताएंगे, कहां पे क्या क्या चीजें स्थित है, वो आप वीडियो रिकॉर्ड करके, फोटोग्राफ करके आप कोर्ट के सामने उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे ज्यादा उसका स्कोप नहीं था। ये जो साइंटिफिक सर्वे होगा, इसका स्कोप उससे एक कदम आगे है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वजू टैंक में शिवलिंग मिला है, तो इसका एक्सकेवेशन भी हो सकता है, जीपीआर सर्वे भी हो सकता है, इसकी डेटिंग एक्सरसाइजेस भी हो सकती है, और भी जो पहलू एएसआई ने सजेस्ट किए हैं वो सारे पहलू हो सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल वॉल से ये जो हमें शिवलिंग मिला है, तथा कथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे मिला और ये नीचे तक जा रहा है। ये बात एएसआई ने भी कही है, प्राइमा फेसाई की, ये नीचे से जा रहा है कि नहीं ये भी हम देख सकते हैं अपनी टेक्निक्स के माध्यम से। तो अगर आर्टिफिशियल वॉल्स हैं तो पहले ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए पता लगाया जाएगा कि इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं है, और अगर नीचे स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे एक्सकेवेशन किया जाएगा। ये एक्सकेवेशन उस सर्वे में नहीं हो सकता था। उस सर्वे में तो सिर्फ वस्तु स्थिति आपको कोर्ट को बताने थे कि हाँ भाई शिवलिंग यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हमें मिला है। अंदर जो और डीप रिसर्च होनी है वो तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हो सकती है, जिसके लिए ये सारी एक्सरसाइज करी जा रही है। और मैं यही बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब ये सर्वे होगा तो कुछ उसकी चरण होंगे, कुछ उसकी लेयर्स होंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले ये जितने साइंटिस्ट हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, वो वहां पे उसको स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए इसको कैसे नापा जा सकता है, इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं है। क्योंकि हमने ये बात कही है कि ये स्ट्रक्चर नीचे से आ रहा है, ये शिवलिंग जो हमें फर्स्ट फ्लोर में मिला है ये नीचे से आ रहा है। तो नीचे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जीपीआर सर्वे के माध्यम से तय होगा। अगर जीपीआर सर्वे में ये मिलता है कि हाँ ये शिवलिंग नीचे से आ रहा है, तब वहां पे एक्सकेवेशन किया जाएगा, इसका ओरिजिनल स्वरूप देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वहां पे शिवलिंग का अर्घा मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा फर्दर इसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू होगा इस पूरे केस का। और उसके बाद फिर डेटिंग एक्सरसाइज होगी। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि जो डेटिंग एक्सरसाइज होगी, जहां पे पार्टिकल लेने की बात है, बहुत लोगों ने विरोध जताया था कि आप शिवलिंग को खंडित करने का काम कर रहे हैं और जी। शिवलिंग का पार्टिकल नहीं लिया जा सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ना हमने कभी मांग की शिवलिंग का पार्टिकल लेने की, ना एएसआई ने कहा है। एएसआई ने कहा है कि हम पार्टिकल लेंगे दो जगह से। इस बात को जरा प्लीज महत्व दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो जगह से हम पार्टिकल लेंगे। पहला, जो शिवलिंग के ऊपर आप 5 खांचे देख रहे हैं, जो सीमेंट का खांचा बना हुआ है, उस सीमेंट का हम पार्टिकल लेंगे। और एएसआई के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये जो 5 खांचे हैं ये शिवलिंग से अलग हैं, ये शिवलिंग का पार्ट नहीं है। और उसका पार्टिकल लेके वो ये बता पाएंगे कि ये छेड़छाड़ शिवलिंग से कब की गई थी, पहली बात। दूसरी बात, जब शिवलिंग का जीपीआर सर्वे से अगर नीचे उसका स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो जो नीचे सॉइल कंटेंट है, नीचे जो शिवलिंग के इर्द गिर्द का एरिया है, नॉट शिवलिंग, शिवलिंग के इर्द गिर्द का एरिया है, उसके सॉइल कंटेंट और उसके पार्टिकल लेके 10 ग्राम का पार्टिकल लेके ये पता लगाया जा सकता है कि शिवलिंग कितना पुराना है। ये तो बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण ही बात अहम बिंदु हैं। जी, 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 जी। बात पूरी करें आप। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लोगों ने बहुत कंफ्यूजन पैदा किया कि आपने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की है, इससे तो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा, शिवलिंग का कभी पार्टिकल नहीं लिया जा सकता है। तो मैं आपके उस कंफ्यूजन के दौर में मैंने बहुत बार कोशिश की इसको समझाने की, पर आवाज शोर में दब गई। तो आज शांति से आपने मौका दिया है इस बात को समझा पाऊं। और एएसआई के एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा है कि जब एक्सकेवेशन करेंगे और अगर नीचे मिलती है चीजें, तो उस इर्द गिर्द के एरिया का पार्टिकल लेके पता लगाया जा सकता है कि ये शिवलिंग क्या क्या सिंगल रॉक से बना हुआ है, कितना पुराना है। और एक बात और बताना चाहता हूं, एएसआई के एक्सपर्ट्स ने 52 पेज की रिपोर्ट में कहा है कि प्राइमा फेसाई ये शिवलिंग देखने से मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। और एएसआई ने यह भी कहा है
कि ये राष्ट्रीय नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है। जब ऑनरेबल कोर्ट इसका सर्वे का आदेश करेगी तो हमारी लैब में बहुत सारे सैंपल्स हैं, पर इसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे इस सारे सैंपल को कलेक्ट करके उसमें कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का जल्द से जल्द काम करेंगे। तो तो ये आप बहुत अहम ये जानकारी दे रहे हैं विष्णु जी कि एएसआई को लगता है कि ये जो शिवलिंग है ये मिलियंस ऑफ ईयर, या मैं कहूँ इस वक्त स्ट्रक्चर है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है, आप शिवलिंग कह रहे हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है, यानी लाखों साल पुराना है। लाखों साल पुराना है। ये एएसआई ने करसरी ग्लांस पे एएसआई की ओपिनियन है। पर इसको साबित करने के लिए देखिए अदिति जी, मैं बात, हम ये सारी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, सवाल उठता है कि ये करने की क्या जरूरत है। आप मान रहे हैं शिवलिंग है तो इसको करने की क्या जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि फाउंटेन है, तो क्या मेथड है कि ये चीज तय होगी। सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन के माध्यम से तय हो सकता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है। अगर मानिए उसका जीपीआर होता है, एक्सकेवेशन होता है और पता चलता है कि नीचे से पानी आ रहा, तो ये पूरा फाउंटेन ही है, शिवलिंग नहीं है, तो जो हमारी थ्योरी है वो गलत साबित होगी। अंजुमन इंतजामिया की बात को बल मिलेगा। पर अगर ऐसा साबित होता है कि ये सिंगल रॉक का बना हुआ है, इसमें कोई भी पानी आने जाने की व्यवस्था नहीं है और वहां पे ओरिजिनल शिवलिंग है, तो हमारा जो पूजा का अधिकार है जो हमने मांगा है उसको बल मिलेगा। आज मैं अपने पूजा के अधिकार के जो स्टेप है, ये सारी केसेस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हमने पिटिशन की कि भाई हमें पूजा का अधिकार दिया जाए, फिर हमने एप्लीकेशन लगाई कि एडवोकेट कमीशन किया जाए, एडवोकेट कमीशन में शिवलिंग मिला, फिर हमने मांग की कि एसआई जांच की जाए। एसआई जांच करके जब ये साबित हो जाएगा कि हाँ भाई ये शिवलिंग है और इतने सालों पुराना है, तो वो हमारे शास्त्रिक कंटेंट से, हमारे लिटरेचर से मैच करेगा और तब इसके हम पूजा का अधिकार मांगेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की डेट में स्थिति यह है कि वहां पे नमाज तो पढ़ी जा रही है, पर हमारी पूजा का अधिकार रुका हुआ है। पूजा का अधिकार तभी मिलेगा, कोर्ट तभी देगी जब थ्रू क्लिंचिंग एविडेंस, थ्रू क्लिंचिंग साइंटिफिक एविडेंस, सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस का काफी नहीं है, थ्रू क्लिंचिंग साइंटिफिक एविडेंस हम ये साबित करेंगे कि हाँ ये शिवलिंग है। और इसीलिए विष्णु ये जी, मैं सारी एक और कवायद, बात आपसे, जी 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 जी, बात पूरी कर लें, फिर मेरा एक हाँ, फॉलोअप क्वेश्चन है, बात पूरी कर लें। इसीलिए सारी कवायद की जा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी हम्म, आप लोग को अगर समय लगे तो अपने किसी हम्म, आदमी को, अपने किसी व्यक्ति को, अपने संस्था के महादेवगढ़ भेजिएगा जो खंडवा में है, मध्य प्रदेश में। हम्म, वहां पे हम्म, एएसआई ने रिपोर्ट दी है कि खंडवा में महादेवगढ़ का जो शिवलिंग है ये 12वीं शताब्दी का शिवलिंग है। तो बहुत सारे ऐसे शिवलिंग हैं, ऐसे मंदिर हैं जहां पे जो एएसआई प्रोटेक्टेड है, और एएसआई ने ये रिपोर्ट्स दी है कि हाँ भाई ये फला फला शताब्दी का, सदी का है। तो ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है कि जैसे कि आप जानते होंगे राम मंदिर के केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट एक मील का हम्म, पत्थर बनी थी उस केस को साबित करने के लिए। तो इस केस में हम्म, हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च तो है ही है, चाहे वो औरंगजेब का फरमान हो, ट्रैवल अकाउंट्स हो, जो समय यात्रा वृतांत लोग आए थे, या इसमें राणा पीबी सिंह की किताब हो, एएस अल्ट्रेकर की किताब हो, बनारस इलस्ट्रेटेड हो, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉटसन का लेटर हो, जितने लोग हैं जिन्होंने ये सारी बातें बुक्स पे लिखी हैं, वो लिटरेचर तो है ही है। पर इस लिटरेचर को साबित करने के लिए, ऑन ग्राउंड प्रूफ करने के लिए, कोरोबरेट करने के लिए एएसआई की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए ये सारी कवायद और मेहनत और मशक्कत की जा रही है। तो मैं आपसे ये कहूं, जब ये साइंटिफिक सर्वे होगा तो इसकी रिपोर्ट ये तय करेगी कि आपको, हिंदू पक्ष को, इस शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिलेगा या नहीं, पहली बात। और दूसरा विष्णु जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये शिवलिंग वजूखाने में है और शिवलिंग कितनी पवित्र होती है, उसे लेकर भी लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि वजूखाने में इस, जिसे आप शिवलिंग बता रहे हैं, मैं स्ट्रक्चर शब्द कहना चाहूंगी इस वक्त, जिसे आप शिवलिंग बता रहे हैं, वजूखाने में उसका होना, वो शिवलिंग की जो हिंदू धर्म में मान्यता है उसे खंडित तो नहीं करता है। देखिए काशी का इतिहास है, काशी खंड में इसका महत्व लिखा हुआ है कि काशी के 5 कोस के अविमुक्त क्षेत्र में खंडित शिवलिंग की भी पूजा होती है। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा। काशी का, हाँ, आप काशी के किसी भी जो प्रकांड पंडित हैं उनसे आप ये बात कंफर्म कर सकती हैं। और काशी खंड में भी इसका महत्व लिखा हुआ है कि काशी के 5 कोस के अविमुक्त क्षेत्र में खंडित शिवलिंग की भी पूजा होती है। और जहां तक इस शिवलिंग की बात हम करें, जो मेरी हम्म, अंडरस्टैंडिंग है एट द कर्सरी ग्लांस,
ये शिवलिंग काफी हम्म, नीचे से आया हुआ है और इसमें हम्म, ऊपर करीब 1.5 सेंटीमीटर का इसमें छेद किया गया था और इसको फव्वारे के रूप में यूज किया जा रहा था। तो हम्म, पूरा शिवलिंग इसको कभी खंडित नहीं किया गया है। थोड़ा सा इसमें ड्रिल किया गया था जिसके ऊपर चक्री लगाई गई थी, जिसको फव्वारे हम्म, के रूप में पिछले 20 साल से यूज किया जा रहा था, 20 साल पहले। अब वो हम्म, चक्री खराब हो गई तो वो चक्री अभी भी उनके मस्जिद में स्टोर रूम में पड़ी हुई है। तो हम्म, ये शिवलिंग खंडित एज सच नहीं हुआ है और हम्म, पूरा देखने में ऐसा लगता है कि एक सिंगल रॉक का बना हुआ ये शिवलिंग है। स्वयंभू है, कितनी नीचे से आया है, क्या इसकी लेंथ और ब्रेथ है, नीचे अर्घा है कि नहीं है, ये सारी बातें आगे फर्दर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी। पर मुझे लगता है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस तरह की प्लेस पे होना बहुत जरूरी है, जो इस केस में एक सारी चीजें कोर्ट के सामने क्लैरिटी देगा और दोनों पक्षकारों को हेल्प करेगा अपना केस कोर्ट में प्रूव करने के लिए। विष्णु जी, एक बहुत सेंट्रल क्वेश्चन है और आपने देखा था पिछले साल भी आपने सारी तारीखें गिनवाई और बल्कि मुझे कहना चाहिए कि जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ गया अक्टूबर में, ज्ञानवापी लगातार सुर्खियों में रही। काफी सियासत हुई इस पर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे एआईएम के जो प्रमुख हैं, इन नेताओं ने कहा कि आप एक और ये साजिश है, ये प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है कि एक और मस्जिद को शहीद कर दिया जाए। ये देखिए ये जो पूरी कवायद है, ये एक और मस्जिद छीनने की कवायद है। उन्होंने इस पूरी बहस को इस तरह से सम अप किया था। जी उनसे आप बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें इल्लीगल काम करना होता तो शायद हम या समाज के लोग, बनारस के लोग, काशी के लोग कभी कोर्ट नहीं गए होते। वो धरना प्रदर्शन करते, रोड जाम करते, कार सेवा की तैयारी करते। ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लीगल मीन से जो गलत काम किया गया उसको हम रेक्टिफाई कर सकें। मैं एक बात बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि इस्लाम में भी ये इजाजत नहीं है कि आप किसी मंदिर को तोड़ के उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो दीन मोहम्मद का फैसला था उसमें ये बात लिखी हुई है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई और ये कभी भी वैलिड वक्फ नहीं हो सकती है। पर उस समय के राजा ने जो गलत कर दिया उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उस समय संविधान नहीं आया था जब दीन मोहम्मद का जजमेंट था। पर संविधान आने के बाद जब यहाँ के लोगों को आर्टिकल 25 के तहत पूजा का अधिकार और राइट टू रिलीजन मिल चुका है, जब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 के तहत वो सारे कानून, वो सारे ऑर्डर जो संविधान के विरुद्ध है, चाहे वो औरंगजेब का फरमानी क्यों ना हो, वो सारे कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या ये मेरा लीगल हक नहीं है कि मैं अपनी अपनी आराध्य की लड़ाई कोर्ट में लड़ूं? और ओवैसी साहब की अगर लड़ाई में इतनी सच्चाई है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत विनम्रता से कहता हूं ओवैसी साहब को और सारे मुस्लिम पक्षकारों को कि आइए ज्ञान व्यापी का पूरे परिसर का एएसआई जांच करा लेते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या क्या चीजें मिलती हैं और उसके बाद कोर्ट में प्रूफ करते हैं। ये मस्जिद नहीं है अदिति जी, महाजिद है। मैंने उस जगह का कमीशन किया है। वहां नीचे जो जो पिलर्स है वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि वो हिंदू मंदिर के हैं। वहां पे आज भी घंटियां बनी हुई है, संस्कृत के श्लोक बने हुए हैं, देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं। जो गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है जिसको काट के ऊपर गुंबद लगाया गया है। मस्जिद की जो तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है वो चीख चीख के बोल रही है कि ये एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। उसके पीछे वेस्टर्न वॉल के जस्ट बाहर मां श्रृंगार गौरी का स्थान है जिसमें रोज पूजा होती थी। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने जब से रोक दिया तब से साल में एक बार पूजा होती है। तो वो पूरा परिसर चीख चीख के बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी मस्जिद औरंगजेब ने तामील नहीं की। एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर को तोड़ के उसे पार्शियली मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है। तो अब मैं मैं आपसे तो ये लास्ट बात क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी, जी मैं आपसे आप मैं आपकी पीड़ा भी समझ पा रही हूँ, आपकी वेदना मैं समझ पा रही हूँ कि आप आपकी जो आस्था है, जो पूजा का अधिकार है, राइट टू प्रैक्टिस रिलिजन है, जो कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। लेकिन जो एक सवाल उठ रहा है, जो उठेगा, इसका ज्ञानवापी मस्जिद के लिए क्या मतलब होगा? मैं समझा नहीं आपका सवाल। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको राइट टू वर्शिप मिल जाता है, आपको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। कल को ये भी पुष्टि हो जाती है कि ये शिवलिंग है, ये सब जी हो जाता है। लेकिन जो वहां पर मस्जिद है, उसका क्या होगा? देखिए वो मस्जिद है ही नहीं। मैं यही बात बताना चाहता हूं, वो मस्जिद नहीं है लीगली। इट इज नॉट अ मॉस्क।
अगर आप किसी भी मंदिर परिसर में, इस बात की अहमियत को समझने की कोशिश करिए, अगर कोई आदमी किसी मंदिर परिसर में घुस के नमाज पढ़ ले, चाहे जितने साल नमाज पढ़ ले, मंदिर का कैरेक्टर कभी खत्म नहीं हो जाता है। आपने ओवैसी साहब को कोट किया, ओवैसी साहब को आपने बराबर ये बात बोलते हुए सुना होगा, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। तो भाई क्या मेरे को ये अधिकार नहीं है बोलने का कि वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल? हिंदू लॉ जो बीके मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उनका जो हिंदू लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में 2020 1 एससीसी पेज 1 में पैरा 331 में, पैरा 441 में, पैरा 447 में स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई अगर एक बार कोई जगह मंदिर की हो जाती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। पैरा 116 117, एक बार कोई जगह मंदिर की होती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। तो अगर बाबा का जो मूल स्थान है वो यही है, आप अगर यहाँ पे घुस के नमाज पढ़ रहे हो तो ये कभी भी वैलिड मस्जिद नहीं हो सकती है एज पर हिंदू लॉ एंड एज पर इस्लामिक लॉ ऑल्सो। ना इस्लाम के हिसाब से वैलिड मस्जिद है, ना हिंदू लॉ के हिसाब से वैलिड मस्जिद है। तो अगर ये सारी बातें मान ली जाती हैं तो उनको इस जगह से बाहर जाना पड़ेगा और यहाँ पे हम अपने बाबा को मूल स्वरूप में उनको स्थापित करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। थैंक यू सो मच विष्णु जी, आपने इतनी डिटेल में जाकर ये जो पूरा मामला है और वहां इसमें आस्था कहाँ खड़ी है, साइंटिफिक जांच कहाँ खड़ी है, आपने इतनी स्पष्टता और इतनी सरल भाषा में, और साथ ही मुझे पूरा यकीन है अगर इस वीडियो को कोई देखेगा तो इस पूरे मामले को समझने के लिए उसे कुछ भी पढ़ने और लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसे पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी और इस पूरी खबर को आगे भी वो बहुत आसानी से स्पष्टता के साथ फॉलो कर पाएगा। इसीलिए मैंने आपको बुलाया इसे एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार।